सबसे पहले तो दिल्ली में एक जिम्मेदार गार्जियन की तरह सदा हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे माननीय सांसद अली अनवर जी। 5 सालों से जब भी हम लोगों की सदारत की जरूरत पड़ी, जब भी लगा कि इन सब पहलुओं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सीधा सर उठाए और फिरोज शाह रोड पर कभी भी खुले दरवाजे की तरह, घर की तरह। क्योंकि दिल्ली में पहली बार आया था, दूर दूर से कोई रिश्तेदार भी दिल्ली में नहीं था, कोई जानने वाला भी नहीं था यहाँ पर। किसी तरीके से एंट्रेंस पेपर के माध्यम से जेएनयू के बारे में पता चला था कि यूनिवर्सिटी है जहाँ हम जैसे किसानों के बच्चे, गरीब गुरबों के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। इसी ख्वाब के साथ, इसी उम्मीद के साथ, सपने के साथ मैं जेएनयू आया था। उसके बाद फिर हमारे सबसे ज्यादा संघर्षों के साथी लगातार 5-6 सालों का जो अपना जमीन पर, सड़कों पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन में दिशा निर्देश करने वाले, समय समय पर हर एक पहलुओं पर एक सावधान करने वाले साथी के तौर पर कॉमरेड महेश राठी, और हमारे बीच जुलेखा आपा जो हमेशा महिला अधिकारों को लेकर के लड़ती रही हैं। 4-5 सालों से मैं खुद ही जानता हूं, जामिया से लेकर के दिल्ली में कोई भी इस तरह की घटना घटे वहां हम जुलेखा आपा से जरूर मिल जाते थे और कुछ न कुछ अपने अनुभव शेयर करते थे। इसके अलावा हमारे इस बस्ती के साथी, भगत सिंह के साथी संगठन के तमाम साथियों, जिन्होंने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस लड़ाई का, इस जंग का एक शुरुआत के तौर पर एक कार्यक्रम में रखा है। उसमें कलीम भाई, हमारे जाबिर भाई, आमिर भाई, हमारे मौजूद यहाँ लारिफ भाई, डॉक्टर राहुल, मंच पर PS पाने साहब मौजूद हैं, बाम से के बहुत ही ठोस कार्यकर्ता हैं। पिछले दिनों इनसे हमको जेएनयू में मिलने का मौका मिला, तभी डॉक्टर राहुल के माध्यम से इनके बारे में जानने और समझने के मौका मिला। किस तरीके से महाराष्ट्र में जितने भी दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी के जो सवाल हैं उनको एकजुटता बनाने के लिए, उनकी एक मजबूत ताकत इस देश में बनाने का जो सपना बाम सेब का था, हर एक मजलूमों को, हर एक जो तरक्की पसंद जो लोग हैं, जो मेहनत कर जनता है, उसको एक मंच पर एक सूत्र में बांधने का जो सपना था बाम सेब का, उस सपने के सिपाही यहाँ मौजूद हैं। साथियों, आज एक शहीदी दिवस है। यह शहीदी दिवस इतिहास में दर्ज है कि चाहे देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जितने भी सपूत रहे हों, जितने भी स्वतंत्रता से सेनानी रहे हों, हर सेनानियों की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हर सेनानियों के आप सपने उठा के देख लीजिए। अगर वो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो उनका सपना क्या था, वो किस तरीके का आजाद मुल्क देखना चाहते थे, किस तरीके की आजादी वो चाहते थे। क्या मौजूदा जो समाज है, जो समय है, जिस तरीके से अभी हम मौजूदा निजाम फेस कर रहे हैं, एक भी स्वतंत्रता सेनानी, एक भी शहीद कभी भी जिस तरीके के निजाम, जिस तरीके के समाज और देश, मुल्क बनाने की कोशिश की हो रही है, ऐसा किसी शहीदों ने सपना नहीं देखा था। उन्होंने सपना देखा था कि इस देश के अंदर जो किसान है, जो मजदूर है, जो मजलूम है, जो तरक्की पसंद ताकतें हैं, जो जमहूरियत चाहते हैं, उनका ये देश हो, उनका ये शेर हो। लेकिन ऐसा मुल्क बनाने में के लिए उस फांसी तो चढ़ गए, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि इस देश को आज ऐसे फिरका परस्त ताकतों के हाथों में सौंपना पड़ जाएगा। लेकिन जब हम किसानों के बच्चे, कामगारों के बच्चे बड़ी मुश्किल से मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके रात दिन, तब तक जब हम लोग पढ़ा करते थे छोटी कक्षाओं में, बिजलियां हमारे गांव में नहीं हुआ करती थी। हम लोग ढिबरी में पढ़ाई करके जेएनयू पहुंचे हैं, और जब वहां पहुंचे तो एक सवाल बराबर हम लोगों के दिमाग में, जहन में रहता है कि हम यहाँ पढ़ने किस लिए आए हैं। हम यहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रिसर्च करने आए हैं, तो हम रिसर्च किस पर करें। आखिर जिस परेशानियों को समझ करके, जिस दिक्कतों को झेल करके अगर हम जेएनयू पहुंचे हैं, तो जेएनयू में जब हम जाते देखते हैं तो वही लोग हैं, हमारा कोई आवाज नहीं,
जब हम वहां कहते हैं भाई यहाँ किसानों के बच्चे क्यों नहीं हैं, यहाँ पसमंदों के बच्चे क्यों नहीं हैं, यहाँ मजदूरों के बच्चे क्यों नहीं हैं, यहाँ अकलीतों के बच्चे क्यों नहीं हैं, दलितों के बच्चे क्यों नहीं हैं, उनका यहाँ शेयर क्यों नहीं है। इतनी बड़ी आबादी देश के दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, आदिवासियों की है। जब ये आदिवासी कोई बच्चे, पिछड़े किसानों के बच्चे यूनिवर्सिटियों में अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपने एक इक्वल राइट, बराबर के सम्मान की बात करते हैं, बराबर के अधिकार की बात करते हैं, तो उनको यूनिवर्सिटियों से निकाल दिया जाता है, उनको यूनिवर्सिटियों से सस्पेंड कर दिया जाता है। पिछले दिनों हम लोगों ने कई सवालों को लेकर के यूनिवर्सिटी में जद्दोजहद कर रहे थे। हम लोगों ने कहा कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, इस देश की जो बहुजन आबादी है, उसका प्रतिनिधित्व इस कैंपस में नहीं है, उसका भागीदारी इस कैंपस में नहीं है। उस कैंपस में भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए इस यूनिवर्सिटी को कुछ सोचना चाहिए, कुछ कमेटी बनानी चाहिए। हम लोगों ने रिसर्च किया और पाया कि जेएनयू में जो माइनॉरिटी तबके से स्टूडेंट आते हैं, 3-4 तबका छोड़ दीजिए, 3-4 विभागों को छोड़ दीजिए, तो और सारे विभागों में उनकी संख्या ना के बराबर। जब हम लोगों ने सवाल उठाया कि अगर मुसलमान और चाहे वो साइंस का हो या और सोशल साइंस का जो स्ट्रीम है, जो विभाग है, उन विभागों में क्यों नहीं है, इसकी तफसील किया जाए, इस पर विचार किया जाए और उसमें भी उनको लाया जाए। इसको लेकर के सवाल जो हम लोगों ने उठाया कि माइनॉरिटी डिप्राइवेशन पॉइंट कैंपस में लागू होना चाहिए। वो इसलिए लागू होना चाहिए कि इस देश के अंदर जो हाशिए पे छूट गया है, ये छूट ही नहीं गया है, बल्कि एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत, एक ब्राह्मणवादी साजिश के तहत उनको हाशिए पे ठेला गया है। आज देखिए कि हम जो ओबीसी की जातियां हैं, 3700 नमाजी जातियां ओबीसी के अंदर आती हैं। हर जातियों के अंदर एक हुनर है, हर जातियों के अंदर एक हुनर है, एक स्किल है। कोई लकड़ी का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई सब्जी उगाने का काम करता है, कोई भाजी उगाने का काम करता है, कोई किसानी करता है। हर एक के अंदर कोई पत्थर से मूर्ति बनाता है, कोई नाव चलाने का काम करता है। तमाम तरीके की जो हुनरमंद जातियां हैं, आज उन हुनरमंद जातियों ने इस देश को बनाया है। उस उत्पादन करने वाली ताकतों ने जो लगातार इस दिल्ली में, आज मैं इस दिल्ली के इस मोहल्ले में, इस बस्ती में आया हूँ, तो मैं अपना एक बस्ती देखता हूँ। मैं इन्हीं गली कूचों से निकल करके आज विश्वविद्यालयों तक पहुंचा। और ये दिल्ली है, ये दिल्ली नहीं है, बल्कि हमको इसमें छोटा सा उत्तर प्रदेश दिखाई देता है, इसमें अपना बिहार दिखाई देता है, जहां से लोग माइग्रेट करके, जहां से लोग पलायन करके आज दिल्ली को संवार रहे हैं, दिल्ली को हर दिन दिल्ली बना रहे हैं। और मेरा रिसर्च का काम ही माइग्रेशन पर है कि किस तरीके से जो लोग हैं, चाहे वो रोजी रोजगार के तलाश में या पढ़ने के तलाश में, अच्छी पढ़ाई के तलाश में, वो अपना गांव छोड़ करके, मोहल्ला छोड़ करके, गली कूचा छोड़ करके दिल्ली, कलकत्ता और बनारस या चेन्नई और दूसरे और जा रहे मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो किस तरीके से उनको यहाँ जिहालत भरी जिंदगी झेलने को पड़ता है। छोटी छोटी खोलियों में, छोटी छोटी झोपड़ियों में सांस लेते हुए जो हमारे लोग हैं, जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो बार बार मेरा रिसर्च उधर ही हो जाता है कि मैं किसान का बच्चा क्यों नहीं अपने किसानी के जीवन पर रिसर्च करूं, क्यों नहीं जो लोग झोपड़पट्टियों में 12 घंटे के काम कर रहे हैं, कोई टायर और पंचर बनाने का काम कर रहा है, कोई रात दिन ईंटे का काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, लगातार इस दिल्ली को नए नए भवनों में, कंक्रीट के जंगलों में जो तब्दील किया जा रहा है, उस तब्दील करने वाला वर्ग आखिर सोचता कैसे है, आखिर समझता कैसे है, उसका दुख क्या है, उसका दर्द क्या है। रोज सड़कों पर काम करने वाला, जब आप सुबह उठते हो तो रोज सुबह आपको सड़कें आपको साफ सुथरा मिलती है, तमाम भवन जिसके सामने तमाम कूड़ा करकट फेंका जाता है, आप जब वो सुबह उठकर देखते हो तो कूड़ा करकट साफ मिलता है। मैं पूछता हूँ साफ करने वाले लोग कौन हैं? वो साफ करने वाले जो कौन हैं, जो आपके हर दिन की जिंदगी को और बेहतर जिंदगी बनाने का काम करते हैं? कभी उनके बारे में कोई सरकारें सोचती हैं कि नहीं सोचती? जो हम लोग रिसर्च करने वाले जो लोग हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं कि नहीं करेंगे? यही हमारा रिसर्च करने का सबसे बड़ा सही तरीका है और पढ़ने लिखने का मकसद है। 1928 में भगत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था, कीर्ति पत्र समय निकलता था। कीर्ति में लिखा विद्यार्थी और राजनीति। उस समय के नेताओं ने बार बार कहा कि विद्यार्थियों को राजनीति में भागीदारी नहीं लेनी चाहिए, उनको अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। तब भगत सिंह ने उस जो निजाम था, उस समय जो सरकारें थी,
अंग्रेजों के जो गुलाम थे और जो गुलामी के साथ साथ जो अंग्रेजों की चाटुकारी करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं की सरपरस्ती में उन्हीं की गुलामी कर रहे थे। उन गुलामों द्वारा लगातार फरमान निकाला जाता था कि स्टूडेंट जो कॉलेजों में आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या आजादी की लड़ाई को लेकर के गोलबंद हो रहे हैं या अपने अधिकारों को लेकर के जो लड़ाई लड़ना शुरू की है, उनको हिदायत दी जाती थी, सर्कुलर बाकायदे भेजा जाता था कि वो राजनीति में हिस्सेदारी न लें। और यही हुआ। आज देखिए कि जब भी देश का, अभी जैसे साथी हमारे महेश राठी बोल रहे थे कि आज भले देश के सियासत में एक विपक्ष मजबूत विपक्ष न हो, लेकिन आपको सड़कों पर एक विपक्ष उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। कैंपस में एक विपक्ष मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और इसीलिए चाहे रोहित वेमुला की लड़ाई हो, चाहे वो ऊना में दलित का आंदोलन हो, या गुजरात में गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आतंकवादी आरएसएस का भी सबसे बड़ा गिरोह हो, उस आतंकी आरएसएस के गिरोह में पढ़ने वाले जो वहां पढ़ने वाला स्टूडेंट है, लगातार वहां एक ओबीसी प्रोफेसर को बिना किसी कारण के सस्पेंड कर दिया जाता है। जैसे जब हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे 26 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, तो बिना किसी कारण के हम 9 लोगों को, जिसमें से दलित पिछड़े माइनॉरिटी, बाकायदे टारगेट करके जब भी आप सामाजिक न्याय की आवाज उठाओगे, जब भी आप अकलियतों की आवाज उठाओगे, किसानों और मजदूरों की बात करना शुरू कर दोगे, इमीडिएट आपको जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। और यही नहीं, आज इस तरह का आलम, इस तरीके का अटैक पूरे देश का यूनिवर्सिटी फेस कर रहे हैं। अभी हाल में एक नया फरमान यूजीसी द्वारा आया है, और यूजीसी द्वारा आया है कि अभी तक जो गरीब गुरबे के बच्चे यूनिवर्सिटियों में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने को मौका मिल रहा था, करीब 1000 स्टूडेंट को हर साल रिसर्च करने का मौका मिलता था, आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को किस तरीके से मौजूदा आरएसएस, आतंकवादी आरएसएस और भाजपा लगातार उसको निशाने पर बनाए हुए हैं। बताइए, जो किसान का बेटा अगर यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है तो आतंकवादी हो जाता है। हाँ, जब कोई दलित का बेटा, जब कोई आदिवासी झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है तो उसको नक्सलाइट बोल दिया जाता है। क्या हम किसानों के बच्चे नक्सलाइट? क्या हम किसानों के बच्चे देशद्रोही हैं? किस तरीके से एक जो मौजूदा जेएनयू है, जिस जेएनयू से लगातार इस मौजूदा आतंकवादी आरएसएस और उनके विषैले विचारों के खिलाफ लामबंदी हो रही है, एक नया नए यूथों की आवाज खड़ी हो रही है, उस आवाज को दबाने के लिए, उस इदारे को खत्म करने के लिए लगातार उस पर अटैक किया जा रहा है। और तमाम बीजेपी के नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में बीएसएफ कैंप लगाए जाए, इस यूनिवर्सिटी को छावनी बना दिया जाए, वहां जो लोग खुल करके दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, जिस आदिवासी जो अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, उनका कोयला खोल लिया गया, उनका बॉक्साइट खोल लिया गया, उनके पहाड़ बेच दिए गए, उनके नदी नाले बेच दिए गए, वहां डैम बना दिए गए, हजारों आदिवासियों को रातों रात उनका घर छोड़ना पड़ा, हजारों गांव एक जगह से दूसरे गांव में चले गए। आप समझिए, हम हर दिन माइग्रेशन झेल रहे हैं, हर दिन पीड़ा झेल रहे हैं, हम अपने माँ बाप के बीच अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, हमेशा ये डर लगा रहता है आज कौन सा गांव गुजर जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। ये एक तरीके से अभी झारखंड में जब रघुवर या बीजेपी की सरकार आई तो सबसे पहले वहां उन्होंने दलितों और आदिवासियों और पिछड़ों की जमीन छीनने की कोशिश की। जो वहां एसबीटी एक्ट है, जो सीएनटी एक्ट है, जो सीएनटी एक्ट कहता है कि जो दलित की जमीन है, जो आदिवासी की जमीन है, कोई दूसरा गैर जाति का लोग नहीं खरीद सकता। वो जो टेरिटरी है, किसी ब्लॉक का आदमी उसको खरीद सकता है, किसी दूसरी जाति का लोग नहीं खरीद सकता, और ना ही उस जमीन को किसी कारपोरेट पर्पज के लिए आप बेच सकते हैं। लेकिन जैसे ही भाजपाई ब्राह्मणवादी जनता पार्टी सरकार में झारखंड में आती है, तो एसपीटी और सीएनटी एक्ट में अमेंडमेंट करती है और ये कहती है कि दलितों की जमीन कोई कारपोरेट खरीद सकता है या कोई दूसरी जाति के लोग खरीद सकता है। आप देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो लोग हैं वो किस सरपरस्ती में काम कर रहे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि जब एक लोग कहते हैं कि आप भारत में रह रहे हो, मैं कहता हूं मैं भारत में रह रहा हूं, लेकिन हम यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते हैं, मैं एक भारतीय होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते, जब हम लोग सवाल उठाते हैं कि इस देश का सबसे ज्यादा जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने वाला, उत्पादन में सबसे ज्यादा हमारी भागीदारी है, मेहनत में सबसे ज्यादा हमारी भागीदारी है, मजदूरी हम लोग करें, किसानी हम लोग करें, इस देश के लिए खाद्यान्न हम पैदा करें, तो हमारे लोग नीतियों को बनाने में
क्यों नहीं? हमारे लोग आप देखिए, आपको डाटा दूंगा, पीछे मेरे पास बहुत आरटीआई पड़ा था। मैं लगातार आरटीआई के माध्यम से देश के अंदर जो जितने भी संस्थान हैं उसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, माइनॉरिटी की कितनी भागीदारी है, इसको लगातार चेक करने के लिए मैं लगातार आरटीआई निकालते रहता हूँ। अभी हाल में आपको ये बात पता चलेगी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपको एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं मिले। जब हमने उठाया सवाल क्या है भाई, देश की आजादी के बाद 60, 70, 67 साल हो गए, 60% इस देश की ओबीसी आबादी है। उस ओबीसी आबादी से इतने बड़े संस्थान में जो देश का सबसे मजबूत और सबसे नामी गिरामी संस्थान, वहाँ एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल उनके लिए खड़ा हो जाता है कि जो किसान का बच्चा, जो पिछड़ा का बच्चा है, जो अभी जिनको हम यूनिवर्सिटियों से बाहर किए थे, पढ़ाई लिखाई से बाहर किए थे, आज ये जब यूनिवर्सिटी में घुसा तो सबसे पहले सवाल उठाया कि ओबीसी का प्रोफेसर क्यों नहीं? सबसे पहले सवाल उठाया कि माइनॉरिटी के लोग तमाम और ज्यादा सेंटरों में क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कारण पता करो। इसके अलावा सवाल उठाया गया कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में उनके फी हाई किया जा रहा है, उनको बाहर किया जा रहा है, उस पर सवाल। और एक और बात, 2007 में ओबीसी का रिजर्वेशन तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू हुआ और उसी समय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और वेलफेयर ने करोड़ों रुपए विश्वविद्यालयों को दिए कि आप ओबीसी के लिए फंड बनाओ, आप ओबीसी के लिए हॉस्टल बनाओ और ज्यादा क्लासरूम बनाओ, दलितों के लिए क्लासरूम बनाओ। उस सारे पैसे को गबन कर लिया गया, उसको खा पला लिया गया, अच्छे से उसको इधर उधर कर लिया गया। किसी को हवाई टिकट बांट दिया, किसी को गार्डन बनवा दिया, कहीं कुछ लगवा दिया। जब हम लोगों ने उस पर आरटीआई किया तो एक कैग की रिपोर्ट आती है, वो कैग की रिपोर्ट बताती है किस तरीके से ओबीसी फंड का जाया किया गया। ओबीसी फंड को जो उसके बच्चों के लिए, उसके उन्नति के लिए, उसके पढ़ाई के लिए दिया गया था, उसको डाइवर्ट कर दिया। साथियों, आज पढ़ने लिखने वाले जो नौजवान हम जैसे लोग हैं, हमारा एक ही मकसद है, पढ़ाई लिखाई तो हम कर ही रहे हैं और लगातार कभी कभी चूंकि नौजवान है, एक गुस्सा है, हमारे धमनियों में अभी बहुत खून दौड़ता रहता है। तो एक पल भी जब भी हम कोई दिक्कत देखते हैं, कोई शोषण देखते हैं, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और उस बर्दाश्त में कभी कभी हम लोग कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसमें इंटेंशन तो सही होता है कि हमारा कोई शोषण न करे, अगर हमको कोई जलील करे तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। लेकिन चूंकि आज ये काम और कोई और नहीं कर सकता, आज नौजवानों से ही ये उम्मीद बन सकती है और उस नौजवानों को लेकर के सदा उसको दिशा निर्देश करने वाले, समय समय पे हमारे अली अनवर जैसे लोग, महेश राठी जैसे लोग, हमारे मौजूदा भगत सिंह के नौजवान साथियों के जो जैसे संगठन, इन सारे संगठनों को एकजुट करके एक माले में, एक सूत में जिस तरीके से तमाम रंग बिरंगे फूलों को चुन दिया जाता है और एक माला बना दी जाती है, उसी तरीके से आज हम इस बस्ती में इसी उम्मीद से आए हैं कि अब जो लड़ाई इस बस्ती की है, जो लड़ाई वो गांव की है, जो लड़ाई किसानों की है, उस लड़ाई, उस आवाज को विश्वविद्यालयों में गूंजना चाहिए, उठना चाहिए। जो गरीबी है, मुफलिसी है, किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों लोग रोहित वेमुला बनने के लिए विवश हो रहे हैं, इन सवालों को एक समाधान, इन सवालों का एक मुकम्मल हल जानने की कोशिश आज के नौजवानों को करनी चाहिए। भगत सिंह भी यही करते थे कि अगर मौजूदा शासन शोषणकारी व्यवस्था पर टिकी हुई है तो नौजवानों के हक बनता है उस व्यवस्था को बदल देना चाहिए। और जिंदा कौमें लोहिया कहते थे 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। हम नौजवान भी किसी भी शोषण को ज्यादा दिन तक झेल नहीं पाएंगे और उसी शोषण की आवाज हमारे रिसर्च में, हमारे गली कूचों में, यूनिवर्सिटियों में सुनाई दे रही है। उसको हम सब मिल करके एक कलेक्टिवली साथ लेकर के सारे संगठनों को, सारे तंजीमों को, तरक्की पसंद संगठनों के साथ आकर के पूरी मजबूती के साथ कह रहा हूं, चाहे जो निजाम आ जाए, अगर शोषण के बिहार में कोई व्यवस्था टिकी होगी तो व्यवस्था का अंत तय है। हिटलर शाही का भी अंत हुआ, बड़ी बड़ी जार शाही रसिया में आई, उसका भी अंत हुआ और इस देश के अंदर जो आतंकवादी आरएसएस है उसकी भी एक दिन कब्र इसी धरती के अंदर से देश में खोदी जाएगी। और ये सिर्फ उम्मीद समाज के
मौजूदा यूनिवर्सिटी के नौजवानों से करते हैं। और इसीलिए देश भर के नौजवानों को हम लोग यूनाइटेड ओबीसी फोरम के माध्यम से, बिरसा अम्बेडकर फूले स्टूडेंट एसोसिएशन के माध्यम से और तमाम अन्य तरक्की पसंद संस्थानों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम जरूर इस कारण को तलाश कर लेंगे कि आज गरीब गरीब क्यों है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों है, लोग जिनके बेटे पंचर बना रहे हैं आज वो पंचर बनाने के लिए विवश क्यों है, जो लोग एक छोटी सी खोली में रहने के लिए विवश हैं उनकी विवशता का कारण क्या है। ये हमारे रिसर्च में, हमारे आंदोलनों में, सड़कों पर एक मुकम्मल विपक्ष के रूप में आएगा। हम आपसे अपील करने आए हैं कि आपकी जो लड़ाई है, आपने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। मुझे भगत सिंह साथी संगठन के तमाम साथियों का आज जो हम लोगों ने पढ़ाई के साथ एक लड़ाई छेड़ी थी, उसका एक एप्रिसिएशन के तौर पर, एक सम्मान के तौर पर आप लोगों ने जो हमको नवाजा है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और अच्छे गर्व की बात यह है कि हमें आज ये सम्मान अपने लोगों के द्वारा मिल रहा है, जिसका मैं हिस्सा हूं। शुक्रिया। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं सांसद माननीय अली अनवर अंसारी जी, उनको और दूसरे हमारे पूर्व चेयरमैन हैं हाजी कमेटी के,